अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होती है, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, फोटो डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। तो चलो शुरू करते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग से। इंसिडेंट फोटोन हैविंग मॉडरेट एनर्जी strikes with an outer shell electron of an atom and ejects an electron from its orbit। जो भी इंसिडेंट फोटोन आता है मॉडरेट एनर्जी का, वो किससे आके टकराएगा? जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एटम के अंदर, उससे टकराता है और उसको टकराने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इजेक्ट आउट, मतलब बाहर निकल जाएगा। जो भी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो भी फोटोन आया था, अब क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद कोई ना कोई डिफ्लेक्शन होगा उसमें, तो उस फोटोन को क्या बोलेंगे? हम स्कैटर फोटोन बोलेंगे। और वो न्यू डायरेक्शन के अंदर निकल जाएगा अब टकराने के बाद। जैसा डायग्रामेटिक देख लेते हैं हम कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। ये फोटोन आया, फोटोन आने के बाद आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसके कारण क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको तो हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन कह दिए, और जो फोटोन निकला था उस फोटोन को हम स्कैटर फोटोन बोल दिए। अब देखते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है। मतलब एनर्जी अगर बढ़ेगी तो कॉम्पटन स्कैटरिंग कम होगा। और कॉम्पटन स्कैटरिंग है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे? एटॉमिक नंबर से। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग बीइंग टू डिक्रीजेज फॉर फोटोन एनर्जी अबव 100 केईवी। अगर 100 केईवी से ज़्यादा क्या होता है? एनर्जी इंक्रीज होती है, तो कॉम्पटन स्कैटरिंग डिक्रीज होगा। कॉम्पटन स्कैटरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है वो इंडिपेंडेंट होता है किससे? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सी स्कैटरिंग है जो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका आंसर होगा कॉम्पटन स्कैटरिंग। अब कॉम्पटन स्कैटरिंग के डिसएडवांटेज देखते हैं कि क्या क्या डिसएडवांटेज है। इट रिड्यूसेस फिल्म कॉन्ट्रास्ट बिकॉज these photon have excellent chance to reach up to X-ray film and produce film fog। ये क्या करता है? फिल्म कॉन्ट्रास्ट को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि जो ये फोटोन है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक्सरे फिल्म तक पहुंच सके और उसके अंदर फिल्म फॉग प्रोड्यूस कर सके। These photon are energetic as primary photon, so they can pass through the patient and can reach up to the person working near the patient। मतलब यहाँ तक कि जो वो फोटोन होता है वो प्राइमरी फोटोन के जैसे ही एनर्जिक होता है, और वो यहाँ तक कि पेशेंट के साथ साथ जो वर्कर वर्क कर रहा है उस तक को डोज दे सकता है। तो ये हार्मफुल है और ये एक तरीके का डिसएडवांटेज है किसका? कॉम्पटन स्कैटरिंग का। अब हम बात करते हैं पेयर प्रोडक्शन की, कि पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। दिस प्रोसेस इज़ द एग्जाम्पल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास। ये जो प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन वाला, वो किसका एग्जाम्पल है? एक तरीके से कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास, जो आइंस्टीन ने दी थी थ्योरी, उसका एग्जाम्पल है। अ फोटोन हैविंग एन एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 MeV passing near the nucleus of atom, the photon may suddenly disappear and create a positron and electron pair which is called pair production। और जो फोटोन की एनर्जी अगर 1.02 MeV से ज़्यादा है और वो न्यूक्लियस से पास हो रहा है, तो फोटोन क्या होगा? थोड़े टाइम बाद डिसअपियर हो जाएगा और उस फोटोन की वजह से दो चीज़ प्रोड्यूस होती है। क्या क्या? एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। उसी प्रोसेस को हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। डायग्राम से समझते हैं हम क्या हुआ। एक हाई एनर्जी का फोटोन आया, न्यूक्लियस के पास से जा रहा है, और इसके कारण क्या हुआ? एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुआ और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये पेयर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए पेयर प्रोडक्शन बोल दिया इनको। अब हम बात करते हैं पेयर प्रोडक्शन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की, कैसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। द एनर्जी इक्वलेंस ऑफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.51 MeV। अब हमने देखा था 1.02 MeV का फोटोन आ रहा था, तो जो एनर्जी डिवाइड हुई वो कैसे हुई? 0.15 MeV के अंदर डिवाइड हो गई इलेक्ट्रॉन को और पॉजिट्रॉन को। दस वाई थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस इज 1.02 MeV। इसी कारण से क्या होता है? मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए होती है पेयर प्रोडक्शन के लिए? 1.02 MeV की रिक्वायरमेंट होती है। Any of the energy is access to the 1.02 MeV is distributed equally between the positron and electron has kinetic energy। अगर 1.02 MeV से ज़्यादा का एनर्जी का फोटोन आ रहा है, तो वो फोटोन क्या होगा? इक्वली डिवाइड हो जाएगा, उसकी एनर्जी इक्वली डिवाइड हो जाएगी किस किस में? इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में। व्हाट हैपन विद दैट पॉजिट्रॉन, मतलब पॉजिट्रॉन के साथ अब क्या होता है? जो पॉजिट्रॉन निकला था, बिफोर पॉजिट्रॉन कम्स टू रेस्ट पोजिशन इट कंबाइन विथ एन इलेक्ट्रॉन एंड एमिट्स टू गामा फोटोन
इन अपोजिट डायरेक्शन विद द इक्वल एनर्जी ऑफ 0.511 MeV। जो पॉजिट्रॉन होता है वो रेस्ट में आने से पहले किसके साथ जाके कंबाइन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के साथ, और उसके कारण दो गामा फोटोन निकलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी इक्वल एनर्जी के। कितनी एनर्जी के, 0.511 MeV के। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनिलेशन कहते हैं। यही वो एग्जाम्पल है जो कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी का है। ये किसके बेसिस पे है, पीईटी। पीईटी क्या था, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, वहाँ पे यूज आता है ये फिनोमिना। प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो पेयर प्रोडक्शन है इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर के साथ, मतलब जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पेयर प्रोडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक फोटो डिसइंटीग्रेशन के बारे में, कि फोटो डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। वेरी हाई एनर्जी एक्सरे ग्रेटर देन 10 MeV absorbed directly by the nucleus. The nucleus is raised to an excited state and instantaneously emits a nucleon or other nuclear fragment. अब हाई एनर्जी का जो भी एक्सरे आई उसको एब्जॉर्व कर लिया डायरेक्ट न्यूक्लियस, और उसके कारण जो न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें हैं जैसा न्यूक्लियन वगैरह प्रेजेंट है वो एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगी हैंड टू हैंड, या फिर जो भी न्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स है या फिर न्यूक्लियंस वगैरह है वो एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगी। तो जो स्टेट में गए तो उसके कारण कोई ना कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इस प्रोसेस को ही हम फोटो डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, और वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।